हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे सीटेट का प्रीवियस पेपर। और ये हमने सीटेट के प्रीवियस पेपर की सीरीज चला रखी है। इसके 7-8 पार्ट पहले कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप जाकर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस प्लेलिस्ट की लिंक दे रखी है सीटेट के प्रीवियस पेपर की, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। और ये साइड में जितनी भी प्लेलिस्ट लगी हुई हैं ये सभी मैंने पढ़ाई हैं। जितने ही मैंने सीटेट के पेपर कराए हैं आपको, तो मैंने यही चीज़ ऑब्जर्व करी है कि सीटेट का जो पेपर है वो एनसीईआरटी से बाहर नहीं आता है। ठीक है, कौन कौन से एनसीईआरटी? 6 की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस, और उसी तरह से 7th की और 8th की। ठीक है, 6, 7, 8 की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आता है। और ये सभी मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाए हैं। आप देख सकते हैं जितनी भी प्लेलिस्ट लगी हुई है ये सभी मैंने पढ़ाई हैं। आपको जो भी देखना है आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी की लिंक पड़ी हुई है, तो आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। देखो, हमने 60 से पहले पार्ट में कंप्लीट कर लिए हैं, पिछले पार्टों में कंप्लीट करे हैं। आज हम 60 से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 60। तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं बनती हैं। समुद्री गुफाओं के निर्माण के लिए उपयुक्त कारण क्या है, या उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। देखो, समुद्री गुफाएं क्या होती हैं? मान लीजिए ये जो सफेद सफेद है ना, ये क्या है? आपका पानी है। ठीक है, ये जो सफेद सफेद है ये पानी है। और ये क्या है? ये समुद्र का तट है। ठीक है, ये क्या है? समुद्र का तट है। ये रेड लाइन क्या हो गई? ये समुद्र का तट हो गई। और ये व्हाइट व्हाइट हो गया पानी। तो जो पानी होता है, जब ज्वार भाटा आता है तो तरंगे इस तरह से इससे टकराती हैं। ठीक है, बार बार तरंगे इससे टकरा रही हैं, है ना? जब तरंगे टकरा रही हैं तो तरंगों के टकराने से क्या होता है? वो जो किनारा होता है ना समुद्र का, उसमें गड्ढा होता रहता है। ठीक है, गड्ढा होता रहता है इस तरह से। फिर वो जो गड्ढा है वो और डार्क हो जाएगा, और डार्क हो जाएगा, मतलब वो गहरा होता जाता है। तो वो क्या हो जाता है? एक तरह से गुफाएं बन जाती हैं। और इस तरह से सालों में बड़ी बड़ी गुफाएं बन जाती हैं। तो एक बार कहीं की चट्टान खिसकने लगी, कहीं की मिट्टी खिसकने लगी, तो वहां से धीरे धीरे मिट्टी निकलती रहती है गल गल के पानी से। और फिर इस तरह से क्या हो जाता है? गुफा बन जाती है। तो ये गुफाएं किसकी वजह से बनती हैं? समुद्री तरंगों की वजह से बनती हैं। ठीक है, जो समुद्र में ज्वार भटा रहा है। ठीक है, जैसे ये समुद्र है और इसकी सतह पर ऐसे बार बार पानी आके लग रहा है, बड़ी बड़ी लहरें आ रही हैं, बार बार प्रहार कर रही हैं। तो क्या कर रही हैं? इस कोने को वो कहीं ना कहीं काट रही हैं। ठीक है, और काट के क्या करेंगे? इस तरह से वो गुफाओं का निर्माण कर देंगे, है ना? तो ये क्या होगी? ये होगी समुद्री गुफाएं। तो आइए देखते हैं इसका ऑप्शन कौन सा है। पहला है पवन अपारदन। ठीक है, पवन के अपारदन यानी कि वायु द्वारा जो मिट्टी का कटाव होता है, या मिट्टी का जो अपारदन होता है उसकी वजह से बनती हैं समुद्री गुफाएं। नहीं, ये तो ऑप्शन गलत है। दूसरा है तरंगों द्वारा अपारदन एवं निक्षेपण। ठीक है, देखो इसमें जो निक्षेपण वाला ऑप्शन दे रखा है ये गलत दे रखा है। ठीक है, अपारदन तक सही है। निक्षेपण माने होता है इकट्ठा करना। तो निक्षेपण से क्या बनता है? निक्षेपण से बनता है पुल। ठीक है, निक्षेपण से क्या बनता है? निक्षेपण द्वारा क्या बनता है? समुद्र में पुल बनते हैं। ठीक है, पुल का मतलब है कि जो समुद्र में जो कूड़ा करकट होता है वो धाराओं के द्वारा या पानी के द्वारा किनारे पे लगना शुरू हो जाता है, और देखने में वो पुल जैसा लगता है। ठीक है, तीसरा है मानव निर्मित गतिविधि। देखो, मानव का तो कोई मतलब है नहीं इससे, और मनुष्य क्यों बनाएंगे वहां पर गुफा टाइप का। ठीक है, चौथा है सैलों का गिरना। तो जो सीटेट ने आंसर माना है वो माना है मानव निर्मित गतिविधियां, जो कि एक गलत आंसर है। ठीक है, क्योंकि मानव का कोई मतलब है ही नहीं। देखो, आप एनसीईआरटी में भी पढ़ के देख सकते हो, मैं आपको प्रमाण भी देती हूँ इस क्वेश्चन का। जो क्वेश्चन नंबर 60 है उसको आप अपनी एनसीईआरटी बुक में देख सकते हैं। एट्थ एट्थ क्लास की आपकी, सॉरी, एट्थ क्लास की नहीं होगी, कौन सी क्लास की? हाँ, ये आपकी होगी 7th क्लास की एनसीईआरटी होगी। हाँ, 7th क्लास की एनसीईआरटी में तीसरा चैप्टर है। ठीक है, और चैप्टर का नाम है जल। तो जल वाले चैप्टर में आपको ये मिल जाएगा
समुद्री तरंगों के बारे में, तटीय क्षेत्र या गुफाओं के बारे में, तो वहां पर आप पढ़ के देख सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो बी होगा, और इसमें निक्षेपण नहीं आएगा। ठीक है, अगर आप सीटेट की तरफ से देखें तो उन्होंने सारे ही क्वेश्चन गलत, सारे ही ऑप्शन गलत रखे हैं, लेकिन अगर हम अपनी तरफ से, मैं आपको अपनी तरफ से बताऊं तो तरंगों द्वारा अपर्दन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखा को डैश कहा जाता है। देखो ये हमारी ग्लोब है। ग्लोब क्या है? मॉडल ऑफ अर्थ है। ठीक है, मॉडल ऑफ अर्थ का मतलब है वो एक तरह से जो हमारी पृथ्वी है उसका चित्र है। ठीक है, तो उसके बीचों बीच से जो रेखा काटती है उस रेखा को क्या बोलते हैं वो आपको बताना है। और देखो ये 6 क्लास की एनसीईआरटी से आया, 6 क्लास की ज्योग्राफी एनसीईआरटी से आया, चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, पहला है ऑप्शन मकर रेखा, दूसरा है विषुवत रेखा, तीसरा है उत्तरी ध्रुव व्रत, चौथा है कर्क रेखा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा। देखो इसको 0 डिग्री अक्षांश भी बोलते हैं, जो बिल्कुल जो पृथ्वी है उसको बराबर 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 दो भागों में बांटती है। ये 0 डिग्री अक्षांश भी बोलते हैं, इसको भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, विषुवत रेखा भी बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको इक्वेटर भी बोलते हैं। ठीक है, इस इन सब का नाम एक ही है, मतलब सेंस एक ही है। क्वेश्चन नंबर 62। अक्षांशों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अब देखिए इन सब में से सही कौन सा है उस पर विचार करना है। अक्षांशों के बारे में हमें देखना है। पहला है मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है। देखो ये हमारी पृथ्वी हो गई, ये हमारी ग्लोब हो गई, ये हमारा 0 डिग्री अक्षांश हो गया, और इसके उत्तर में होता है 23.5 डिग्री, कौन सी होती है? कर्क रेखा। ठीक है, और दक्षिण में कौन सी होती है? मकर रेखा। तो बिल्कुल सही है कि जो 0 डिग्री अक्षांश है उसके दक्षिण में कौन सी है? मकर रेखा। ठीक है, इस वाली रेखा को क्या बोलेंगे? मकर रेखा बोलेंगे, नीचे वाली रेखा को, जो 23.5 डिग्री है। ठीक है, मेरे से लिखा नहीं जाता है इस पे माउस से, तो आप प्लीज थोड़ा सा कॉपरेट कर किया करो। देखो ये भी 23.5 डिग्री है, डिग्री गलत लिख दिया, 320, 300 सॉरी 230 लग रहा है देखने में, लेकिन ये डिग्री है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो यही हो जाएगा, और इन सबको आप देख लेना, ये सभी जो ऑप्शन है वो गलत है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से ग्लोब के बारे में, देखिए ये जो चैप्टर था, ये जो मैंने आपको बताया, इस 6 क्लास की चैप्टर नंबर 2 है ज्योग्राफी का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जबकि ये पूरी ही बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको जाकर देखना, मेरे चैनल पे मैंने 6, 7, 8 की जो प्लेलिस्ट है ज्योग्राफी की उसमें जाकर देखना, बहुत डिटेल में पढ़ाया है। और आपको अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे, उन वीडियो को देख लेंगे, तो आपको किसी भी तरह के कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ जाएंगे, कहीं भी क्वेश्चन कोई भी अटेम्प्ट करने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आप उन वीडियोस को देख लेते हैं तो। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से ग्लोब के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। ए है ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। देखो बिल्कुल सही है कि ग्लोब पर क्या है? अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। एक बार मैं ग्लोब आपको बना के बता देती हूँ। इस तरह से देखो, जो लेटी हुई रेखा है, ठीक है, इस तरह की जो रेखाएं हैं उनको क्या बोलते हैं? अक्षांश। ठीक है, और जो खड़ी रेखा है, इस तरह की जो रेखा है, इनको क्या बोलते हैं? देशांतर। इनको क्या बोलते हैं? देशांतर। तो ये भी आपका 6 क्लास की ज्योग्राफी से ही आया है क्वेश्चन। ठीक है, बाहर से कुछ नहीं आया है, तो आप इसको भी अच्छे से कर लेना वहीं से। नेक्स्ट है बी, यह अपने अक्ष पर झुकी हुई अवस्था में है। बिल्कुल सही है। ये कितने डिग्री पर झुकी हुई है? 66.5 डिग्री पर झुकी हुई है। सी है, यह पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है। ठीक है, ये कैसा है? पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है। ये भी ठीक है, सॉरी ये वास्तविक, हाँ वास्तविक प्रतिरूप है, मतलब पृथ्वी जो है वो ऐसे ही देखने में लगती है जैसे ग्लोब होती है। डी है, यह अंडाकार आकृति की है। तो देखो ये अंडाकार आकृति की नहीं है, ये 6 क्लास के चैप्टर नंबर 1 में लिखा है। ये इसका जो आकार है वो कौन सा है? भूआव आकार है। ठीक है, इसको हम भूआव भी बोलते हैं। जैसे संतरा आपने देखा है, संतरा कैसा होता है? बिल्कुल गोल नहीं होता है। ठीक है, संतरा कभी भी ऐसे नहीं होता है,
संतरा कैसा होता है, थोड़ा सा ऊपर से पिचका हुआ होता है, ठीक है, और थोड़ा सा नीचे से पिचका हुआ होता है। या प्याज तो सबने ही देखी होगी, प्याज का आकार भी कुछ कुछ ऐसा ही होता है ना, कि ऊपर नीचे से थोड़ी सी दबी हुई होती है और बीच में से आपको गोल जैसी लगेगी। तो इस तरह का आकार को क्या बोलते हैं, हम भुआ आकार बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ए, बी और सी तीनों सही है, और डी वाला जो ऑप्शन है वो गलत है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। स्थान परिवर्तन से प्राकृतिक वनस्पतियों में भी परिवर्तन होता है। देखो, जहां स्थान का परिवर्तन होगा वहां वनस्पति और प्राकृतिक परिवर्तन भी होता है, यानी कि हर स्थान पे जो वनस्पति हैं वो अलग अलग टाइप की मिलती हैं, ठीक है। रेगिस्तान में अलग टाइप की मिलेंगी, मैदानी इलाकों में अलग टाइप की मिलेंगी, समुद्र के किनारे अलग टाइप की मिलेंगी, है ना, जहां बारिश ज्यादा होगी वहां अलग टाइप की मिलेंगी। तो हर जगह क्या है, वनस्पति अलग अलग टाइप की मिलती हैं। किस वजह से कि जब हम स्थान का परिवर्तन करेंगे तो जो वनस्पति है उनमें भी परिवर्तन मिलेगा। सदा सदाबहार वन भूमध्य सागरीय प्रदेश के समीप ही उगते हैं। सदाबहार वन कौन से होते हैं, जिन पर पत्ते हमेशा रहते हैं, ठीक है, हरे भरे मिलते हैं जहां पर पौधे, वो क्या होते हैं, सदाबहार वन होते हैं। और वो कहाँ मिलते हैं, भूमध्य सागरीय प्रदेश के समीप ही उगते हैं। ऐसा क्यों है, अब देखिए कारण, इसका क्या रीजन है वो देखिए। निम्नलिखित में से उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। पहला है भारी वर्षा और उच्च तापमान, ठीक है, और दूसरा है मध्य तापमान और मध्य वर्षा, तीसरा है निम्न बारिश और उच्च तापमान, और चौथा है मध्य वर्षा और निम्न तापमान। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा, कि भारी वर्षा और उच्च तापमान। देखो, जब उच्च तापमान होगा यानी कि गर्मी ज्यादा पड़ेगी, तो क्या होगा, जो समुद्र का पानी है वो भाप बन के ऊपर उठेगा, और जो वातावरण है उसमें नमी होगी, ठीक है, आर्द्रता होगी, मॉइस्चर होगा, जो पौधे के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप देखेंगे कि जो पौधों की जो ग्रोथ है, जब वो बारिश का महीना आता है ना, उसमें ज्यादा होती है। जो तुलसा जी है वो बहुत जल्दी बढ़ती है, तुलसा का जो पौधा है, तुलसी का जो पौधा है वो बहुत जल्दी ग्रो करता है, किसमें, बारिश में, क्योंकि पौधे को क्या चाहिए, मॉइस्चर चाहिए। वातावरण में अगर मॉइस्चर नहीं होगा तो पौधे जल्दी से ग्रो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो बारिश बहुत जरूरी होती है पौधों के लिए, और बारिश कहाँ होगी, जहां उच्च तापमान होगा, यानी कि जब धूप तेज पड़ेगी तो पानी भाप बन के ऊपर उठ जाएगा, वो बाद में ही वर्षा के रूप में हमें जमीन पर देखने को मिलेगा, ठीक है। देखो, ये जो आया है क्वेश्चन आपका 8th क्लास की एनसीईआरटी से आया होगा, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है कौन से चैप्टर से आया होगा ये, तो ये 8th क्लास की एनसीईआरटी से होगा, ठीक है। 8th क्लास का आपका दूसरा या तीसरा चैप्टर होगा लगभग, ठीक है, दूसरा होगा या तीसरा चैप्टर होगा, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, लेकिन आया ही एनसीईआरटी से ही है, ठीक है। वनों के बारे में उसमें जानकारी दी गई है। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से यातायात का कौन सा साधन अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए सबसे सस्ता है। अब देखिए, कौन सा जो यातायात का साधन है वो भारी सामान जो होते हैं उनको ढोने के लिए सबसे सस्ता होता है। पहला है रेल मार्ग, दूसरा है जल मार्ग, तीसरा है वायु मार्ग, चौथा है सड़क मार्ग। तो इसका सही आंसर है रेल मार्ग। जो सबसे ज्यादा सामान ढोया जाता है वो किससे ढोया जाता है, रेल मार्ग से, वो सबसे सस्ता पड़ता है। आपने देखा होगा रेलगाड़ी, मालगाड़ी जो होती है वो बहुत बहुत लंबी होती है और उनमें माल भर के आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। आपने पर्यावरण को बचाने के लिए जिस प्रकार के संसाधनों का हमें अधिक उपयोग करना चाहिए वह सुझाइए, ठीक है। कौन से संसाधन है जिनका हम प्रयोग करके अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। पहला है नवीकरणीय संसाधन, दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन, तीसरा है मानव निर्मित संसाधन, चौथा है अजैविक संसाधन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो अजैविक संसाधन हो जाएगा, क्योंकि अजैविक संसाधनों से पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है, ठीक है। और अजैविक संसाधन में कौन कौन से संसाधन आते हैं, आपका हवा, आपका जल, मिट्टी, धूप और खनिज, ठीक है। कुछ खनिज भी ऐसे होते हैं जो अजैविक होते हैं, ठीक है, जिनसे
पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है। अब देखिए, हवा से जो पवन चक्की द्वारा किसी भी चीज का उत्पादन किया जाता है पवन चक्की की ऊर्जा से, तो उससे क्या होता है, पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता। ठीक है। जल जल से कैसे ज्वार भाटा के द्वारा बिजली बनाते हैं, तो उससे भी प्रदूषण नहीं फैलता है। और मैंने मिट्टी का बताया, तो मिट्टी से कैसे ऊर्जा मिलती है, देखो भूतापीय ऊर्जा होती है। जो हमारी पृथ्वी है उसके अंदर जो ऊर्जा है उस उसी से ही हम कुछ संसाधनों का प्रयोग करके चीजों का निर्माण करते हैं, तो उससे भी पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है। ठीक है। और आपका लकड़ी नहीं आएगा, अगर लकड़ी कोयला के बारे में आप सोच रहे हैं तो वो नहीं आएगा, पेट्रोल नहीं आएगा। वो किस में आता है, वो जैविक में आता है। ठीक है। वो कौन से में आता है, वो जैविक संसाधन में आता है, और उससे पर्यावरण प्रदूषण भी होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 67। निम्नलिखित कथनों में से ऊर्जा संसाधन पर सत्य कथन का चयन कीजिए, सॉरी असत्य कथन का चयन कीजिए। किस पर, ऊर्जा संसाधन के बारे में इन्होंने पूछा है। पहला है सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा है, बिल्कुल सही है। सौर ऊर्जा कैसी है, नवीकरणीय ऊर्जा है, यानी कि सौर ऊर्जा का आप कितना भी प्रयोग कर लो वो खत्म नहीं होगी कभी भी। ठीक है। वापस से सूर्य निकलेगा, दोबारा से ऊर्जा फैल जाएगी, सूर्य ऊर्जा। ठीक है। नेक्स्ट है दूसरा, बायोगैस ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण होती है। देखो बायोगैस जो होती है वो ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव होती है। तीसरा है ज्वारीय ऊर्जा समाप्य होती है। देखो ये जो ऊर्जा है वो समाप्य नहीं होती है। चौथा है पवन ऊर्जा पर्यावरण मुक्त होती है। तो 67 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, कि जो ज्वारीय ऊर्जा होती है वो समाप्य नहीं होती है, यानी कि वो कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि ज्वार भाटा तो हमेशा से आते रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे समुद्र में। ये एक समुद्र की जलधाराओं की एक प्रक्रिया है कि ज्वार भाटा आते ही रहते हैं। तो इससे पर्यावरण प्रदूषण सॉरी इससे ये जो ऊर्जा संसाधन के बारे में ये जो कथन है वो असत्य है। बाकी सभी क्या है, सत्य है। ठीक है। बाकी सभी कैसे हैं, बाकी सभी सत्य हैं। ठीक है। और ये जो बायोगैस का दे रखा है ये ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव का कारण होती है। ओके। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68, गल्फ स्ट्रीम गर्म महासागरीय धारा है क्योंकि ये, देखो गल्फ स्ट्रीम कैसी धारा है, ये गर्म जल धारा है। क्योंकि ये गर्म जल धारा क्यों है, पहला है अंत भौमिक या भूमि के नीचे से गर्म होती है। दूसरा है ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती है। तीसरा है जल गर्म पानी के झरने या स्रोतों द्वारा गर्म होती है। चौथा है भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है। तो जो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ, कि ये क्या है, भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है। देखिए ये हमारी पृथ्वी है और ये 0 डिग्री अक्षांश है, और जो सूर्य की सीधी किरणें हैं वो किस पर पड़ती हैं, वो आपके 0 डिग्री अक्षांश पर ही पड़ती हैं। ठीक है। तो यहाँ सबसे ज्यादा गर्म पड़ती हैं सूर्य की किरणें, और इसके निकट, और यहाँ पर ही क्या है, ये गल्फ स्ट्रीम जो जलधारा है ये उत्पन्न होती है, क्योंकि सूर्य की किरणें पड़ रही हैं तो यहाँ का पानी क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है। तो ये यहाँ पर होती हैं, यानी कि उत्तरी अमेरिका के आसपास की पवने हैं ये, सॉरी जलधारा है। ठीक है। उत्तरी अमेरिका के आसपास इन जलधाराओं का निर्माण होता है। ठीक है। इधर की तरफ यहाँ क्या है, उत्तरी अमेरिका है, इधर क्या है, दक्षिणी अमेरिका है, इधर क्या है, यूरोप है। तो यूरोप और उत्तरी अमेरिका के इधर क्या होती है, गल्फ स्ट्रीम होती है। और इनकी जो दिशा होती है वो कैसी होती है, वो होती है भूमध्य रेखा से। क्योंकि देखो भूमध्य रेखा का जो स्थान है वो हमेशा गर्म मिलेगा आपको, क्योंकि सूर्य की किरणें हमेशा यहाँ पर सीधी पड़ती हैं इक्वेटर पे। ठीक है। तो यहाँ पे गर्म मिलेगा, तो जब पानी गर्म हो जाएगा तो जब पानी इधर की तरफ चलेगा तो वो कैसी हो जाएंगी, गर्म जलधाराएं, जबकि हमारे ध्रुव कैसे हैं, ठंडे हैं।
और तो जब जल धाराएं इधर से चलेगा, समुद्र का पानी ऊपर से नीचे की तरफ चलेगा, तो कैसा होगा, वो ठंडी जल धाराएं होगा। ठीक है, इसी तरह से दक्षिण गोलार्ध में भी होगा कि भूमध्य रेखा से नीचे की तरफ जाएगा तो कैसा होगा, भूमध्य रेखा से नीचे की तरफ जाएगा तो गर्म जल धाराएं होंगी, और ध्रुवों से ऊपर की तरफ आएगा तो ठंडी जल धाराएं होंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित युगलों का मिलान कीजिए। कॉलम ए और कॉलम 2 है। देखो ये जो वायुमंडल की परतें हैं, ये उनके नाम दे रखे हैं और ये उनकी विशेषता दे रखी है। तो कौन सी परतों में क्या चीज मिलती है, वो चीज दे रखी है, वो ही हमें मिलान करना है। ए है ओजोन की परत। देखो ओजोन की परत कहाँ मिलती है, आपके समताप मंडल में। ठीक है, और समताप मंडल में ही एरोप्लेन उड़ाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह की वायु की या मौसमी क्रियाएं नहीं होती हैं। तो हमारी जो समताप मंडल है किसके लिए अच्छा है, एरोप्लेन या हवाई जहाज उड़ाने के लिए अच्छा है। बी है रेडियो प्रेषण। ठीक है, तो रेडियो जो तरंगे हैं, रेडियो जो तरंगे हैं वो कहाँ मिलती हैं, रेडियो प्रेषण करने के लिए जो तरंगे होती हैं वो कहाँ मिलती हैं आपकी, वो मिलती हैं वाह्य मंडल में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मौसम संबंधी, ये है आपका क्षोभ मंडल। तो मौसम संबंधी जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो क्षोभ मंडल में होती हैं, यानी कि आंधी तूफान बाढ़, ठीक है, जो भी हो रहा है, बारिश ओलावृष्टि, ये सब कहाँ होती है, आपके क्षोभ मंडल में होती है। बाकी की ये जितनी परतें हैं इनमें नहीं होती। आप ये मत सोचना कि आसमान से चीजें आ रही हैं, नहीं, ये केवल और केवल आपके क्षोभ मंडल तक ही है। ठीक है, और आपको भी जो दिखाई देता है आकाश, वो केवल क्षोभ मंडल ही दिखाई देता है। ठीक है, ऊपर की परतें आपको नहीं दिखाई देती हैं। नेक्स्ट है डी पतली वायु या हल्की वायु भी बोलते हैं इसको। ये कहाँ है, बहिर्मंडल, और ये सबसे लास्ट वाला है, मतलब सबसे ऊपर वाली परत जो है वो है बहिर्मंडल, और ये सबसे पतली वायु होती है, या इसको एनसीईआरटी में हल्की वायु बोला गया है। ठीक है, और इस यहाँ पर इन्होंने ये बोला है, तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा 4। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। समताप मंडल की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं, सही कारण का चयन कीजिए। क्यों होती है हवाई जहाज उड़ाने के लिए सही समताप की परिस्थितियां। ठीक है, मतलब समताप मंडल में ही हवाई जहाज क्यों उड़ाए जाते हैं, ये पूछा है इन्होंने। पहला है निम्न वायुदाब के कारण, दूसरा है उच्च वायुदाब के कारण, तीसरा है बादल एवं मौसमी संबंधी घटनाओं से मुक्त होना। तो मैंने इसका जो ऑप्शन बताया था ये यही वाला बताया था कि समताप मंडल में किसी भी तरह की मौसमी क्रियाएं नहीं होती हैं। ठीक है, और देखो ये आपका 7th क्लास की एनसीईआरटी से आया है, चैप्टर नंबर 4 से आया है, चैप्टर का नाम है वायु। ठीक है, और ये वाला मैं बताना भूल गई थी आपको, ये भी इसी चैप्टर से आया है, चैप्टर 7th क्लास की एनसीईआरटी है ज्योग्राफी, चैप्टर नंबर 4 से आया है। और ये आपका आया है 7th क्लास की एनसीईआरटी है, चैप्टर नंबर 5 से आया है, और चैप्टर का नाम है जल। ठीक है, देखो कोई भी क्वेश्चन वहां से नहीं आया, ये 8th क्लास की ज्योग्राफी से आया है, चैप्टर नंबर 1 से। देखो कोई भी एक भी क्वेश्चन, आप कोई भी, अगर मैंने नहीं बताना भी मैं भूल गई हूँ तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, कोई भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर नहीं आया है, सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आए हैं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से नहीं, बाहर नहीं आया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। देखो ये तो हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 72, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं, आदिवासी और चलवासी पशु चरवाहों के जीवन के प्रति विद्यार्थी को संवेदनशील बनाने हेतु श्रेष्ठ संभाव्य अभ्यास होगा। तो हमें क्या बताना है बच्चों को, अपनी कक्षा में क्या पढ़ाना है, आदिवासियों के बारे में पढ़ाना है कि जो आदिवासी होते हैं, जो चलवासी होते हैं, वो कैसे होते हैं। चलवासी कौन से होते हैं कि उनके पास 100-150 के लगभग या 50-60 के लगभग उनके पास पशु होते हैं, जानवर होते हैं, गाय भैंस बकरी या भेड़ या ऊंट होते हैं। और वो क्या करते हैं, जब उनके इलाके में, जिस एरिया में वो रह रहे हैं, उनके इलाके में जब घास खत्म हो जाती है, पशुओं के चारा खत्म हो जाता है, तो वो अपने पशुओं को उस स्थान से दूसरे स्थान की तरफ ले जाते हैं। ठीक है, ताकि जो पशु हैं उनका पेट भरा जा सके। तो इसलिए उनको चलवासी कहते हैं, यानी कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान
चलते रहते हैं, किस वजह से चलते रहते हैं, अपने पशुओं को प्रॉपर खाना देने के लिए, ठीक है। जैसे राजस्थान के लोग करते हैं, महाराष्ट्र के भी कुछ जनजाति के लोग करते हैं कि जब गर्मियों में सूखा पड़ती है ना, जब जो मई जून वाला टाइम होता है, उस टाइम पे घास खत्म हो जाती है बहुत सारे इलाकों में। तो घास उस समय कौन से इलाकों में होती है, मैदानी इलाकों में होती है। तो वो लोग अपने पशुओं को मैदानी इलाकों में ले आते हैं और उनको वहां पे घास चलवाते हैं, ठीक है। अब देखिए आप किस तरीके से बच्चों को समझाएंगे ये वाली चीज, सबसे सही तरीका कौन सा है। पहला है व्याख्यान एवं सेमिनार। देखो व्याख्यान आप करेंगे, सेमिनार करेंगे तो बच्चों को कम समझ में आएगा। दूसरा है बक्कर वालों पर चल चित्र या वृत्त चित्र दिखाना, यानी कि कोई इस तरह की मूवी दिखाई जाए बच्चों को जिसमें बक्करवाल उनको ही बोलते हैं जो उत्तराखंड में भी कुछ ऐसे हैं कि पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। तो जब ज्यादा ठंड पड़ती है, जब बर्फ पड़ने लगती है, तो अपनी भेड़ बकरियों को नीचे ले आते हैं, नीचे घास के मैदानों में छोड़ देते हैं उनको चरने के लिए। तो बकरवाल किनको बोलते हैं, जो बकरियों के झुंड को पालते हैं, ठीक है। आपने मूवी में देखा होगा झुंड की झुंड को लेके चल रहे हैं बकरियों के, भेड़ों के, तो वो कौन से, उनको क्या बोलते हैं, बकरवाल। तो उसके ऊपर अगर आप मूवी दिखाएंगे तो बच्चों को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि ये क्यों ले जा रहे हैं, क्योंकि बच्चे उनको ठीक से देख सकेंगे, ठीक है। तीसरा है आदिवासी और चलवासी पशु चरण पर सामूहिक चर्चा। देखो बच्चों को आप पढ़ा रहे हो, ठीक है, बच्चे इसके बारे में जानते नहीं है, पढ़ाने के बाद होगी ना सामूहिक चर्चा कि बच्चों ने क्या सीखा। पढ़ाने बताने से पहले तो आपको बताना पड़ेगा सही तरीका कौन सा है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर 4 है आपका पाठ्य पुस्तक पढ़ना। तो ये कोई सही तरीका नहीं है कि बच्चों को आप बुक पढ़ने के लिए दे दो। तो आगे के जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। प्लीज मेरी वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। जो भी फ्रेंड आपके सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उन फ्रेंडों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना। और आपको कोई भी कुछ भी पूछना है या मैंने कोई त्रुटि कर दी है अपनी पढ़ाने में, कुछ भी कमी छोड़ी है, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। और आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है तो प्लीज उसे भी आप शेयर कर सकते हैं मेरे साथ कि वीडियो आपको कैसी लगी है। कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट कर दिया करो, एक आध कमेंट करने में आपका कुछ नहीं जाता है, लेकिन मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं जो इतनी मेहनत करके वीडियो बना रही हूँ उसको कुछ फ्रेंड्स मेरी पसंद कर रहे हैं, उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं या उनके कुछ काम की है। तो प्लीज आप कमेंट भी कर दिया करो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।